ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यूनिट एंड डिमेंशन के बारे में देखेंगे। तो इस यूनिट्स एंड डिमेंशन का काम है कि किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना। ओके, तो जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम बोलते हैं कि उसका लेंथ है 3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मीटर है। यहाँ पे m जो है वो बताता है कि हमने क्या यूनिट यूज़ किया है, और 3 जो है वो बताता है कि उस यूनिट का कितना टाइम्स ये क्वांटिटी है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने m यूज़ किया, मतलब मीटर, एंड 3 क्या बता रहा है, इट इज़ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर। ओके, तो जो यूनिट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आइदर फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है कि बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है। अब क्या होगा कि बाकी जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं उनका मतलब ये है कि वो इन फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उन डेराइव्ड यूनिट्स को प्राप्त किया जा सकता है। द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी का यूनिट लेते हैं, तो डेंसिटी का क्या हो जाता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, किलोग्राम, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर क्यूब टू द पावर -3। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी का यूनिट है रो, ओके, उसे हमने क्या किया कि दो फंडामेंटल यूनिट्स, किलोग्राम, ठीक है, मास का यूनिट, और मीटर टू द पावर -3। मीटर क्या है, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट। यानी दो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हमने एक डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से डेराइव्ड यूनिट्स मतलब वही हो गया कि फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डेराइव्ड यूनिट को अगर हम लोग ले सकते हैं तो वही डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं उसे। तो बहुत तरह के यूनिट सिस्टम्स हैं, जैसे कि 3 यूनिट सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है: एसआई यूनिट सिस्टम, सीजीएस एंड एफपीएस यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट है उसे मीटर है, सीजीएस में ये सेंटीमीटर में है, और एफपीएस में ये फुट में है। और मास के लिए इसमें यूनिट है किलोग्राम, इसमें है ग्राम, और इसमें है पाउंड। और टाइम के लिए तीनों में ही सेम है, सेकंड। ओके, तो यूनिट्स में बस इतना ही है। और डायमेंशंस में देखते हैं, तो डायमेंशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, डायमेंशन बेसिकली है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है उनके पावर्स को, मतलब जो हम लोग यहाँ पे जैसे ये डेंसिटी इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से एक डेराइव्ड यूनिट आया था। तो फंडामेंटल यूनिट्स का पावर क्या क्या है, उसी पावर्स को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट। तो इस पावर को ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, तो डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय लेंथ क्यूब। ओके, तो मास टू द पावर 1 एंड लेंथ टू द पावर -3। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा डेंसिटी का। और याद रखिए डायमेंशंस को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, सराउंड देम बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, मास टू द पावर 1, ठीक है, एंड लेंथ टू द पावर -3। तो ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। तो इस टाइप से आपको डायमेंशन निकालने के लिए एग्जाम में बोला जा सकता है कि किसी भी क्वांटिटी का दे दिया जाएगा और बोलेगा कि डायमेंशन निकाल लो। तो उसको आपको बेसिकली यही करना है, अभी हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारा यूनिट्स होगा, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी, ये सब इस टाइप के बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो उनका जो डायमेंशन निकालने का अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली करना क्या है कि आप
उस यूनिट मतलब उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो आप, और फॉर्मूला में बस इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ। वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यूब। सिंप्लीफाई करो और उसके पावर्स को आप नोटिस करो और इस टाइप से लिख दो। मास का पावर 1 है तो m। जैसे कि मान लो कि वर्क लिखते हैं, वर्क का डायमेंशन क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब पढ़ते जाओगे फिजिक्स तो बहुत सारे टर्म्स के फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला में बस सिंप्लीफाई करते जाना। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ, तो एल, ठीक है। मास को लिख सकते हैं एम, एंड एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन को और सिंप्लीफाई करो तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इनटू एल है। तो और वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करो, वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। और एक बाई टाइम तो यहाँ पे था ही पहले से, है ना, इनटू ये एल। तो ये क्या हो जाता है? एम एल इंटू एल, तो 2 बार एल, और टी टी यानी कि 2 बार टी, तो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी। ये नीचे में डिनोमिनेटर में है, टी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा? -2 पावर। तो हमारा वर्क का डिमेंशन क्या हो गया? सॉरी, हाँ, ये वर्क का डिमेंशन है। तो इस टाइप से ये आ गया डिमेंशन। आपको इसे रटना नहीं है, बस क्या करना था कि फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते जाओ जब तक कि वो फंडामेंटल यूनिट्स में ना आ जाए, फंडामेंटल टर्म्स में ना आ जाए, और फिर इसको लिख दो इस टाइप से और ब्रैकेट से स्क्वायर सराउंड कर दो। इसी टाइप से आप किसी भी क्वांटिटी का डिमेंशन निकाल सकते हो, बिल्कुल हर बार आने का जरूरत नहीं है, नर्वस मत हो। आगे चलते चलते सारे क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बस फॉर्मूला पुट करो और सिंप्लीफाई करो। तो डिमेंशन का क्या क्या यूजेस है? डिमेंशन का यूज़ है, पहला यूज़ है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है कि अगर मान लो कि 7 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी का ये यूनिट है। तो 7 kg पर मीटर क्यूब अगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ पे नंबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर 7 kg पर मीटर क्यूब है, उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसके लिए क्या करना है कि देखो कि अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कॉपर है, कॉपर का डेंसिटी आप इस यूनिट में बोलो या इस यूनिट में बोलो, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना कॉपर का, वो चेंज नहीं होगा कि आप क्या यूनिट से बोलते हो। आप मान लो ये चीज़ है, ठीक है, आप इसे एप्पल बोलो या सेब बोलो, सेम है, संतरा नहीं बन जाएगा ये। तो मतलब जो चीज़ है, मेजरमेंट जो है वो वही रहेगा, आप किसी भी यूनिट में बोलो, आप इस यूनिट में बोलो, इस यूनिट में बोलो, डेंसिटी जो उस चीज़ का है वो उतना ही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट, और वो मतलब एक कांस्टेंट है, वो हमारे यूनिट चेंज करने से नहीं होगा। बस ये फैक्ट अगर आपको पता रहे कि जो भी चीज़ है उसको आप इस मतलब यूनिट में बोलो या फिर इस यूनिट में बोलो, क्वांटिटी सेम रहेगा। तो क्या करना है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो हमारा N1 क्या है 7, U1 क्या है kg पर मीटर क्यूब, और N2 हमें निकालना है, और U2 हमारा क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो N2 हमारा कैसे निकलेगा यहाँ से, N1 U1 बाई अगर U2 हम कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, N2 का वैल्यू पता चल जाएगा।
यानी अगर हमें इसका वैल्यू पता करना है तो इस चीज़ को यूज़ करना होगा। बेसिकली यहाँ से आ रहा है ये। तो अब पुट करते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा हमारा, N1 कितना है 7, और U1 क्या है kg पर मीटर क्यूब। U1 को लिख सकते हैं, kg का क्या होगा मास m, और मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा L⁻⁻³ पर मीटर क्यूब है, तो L⁻⁻³ m1 L1⁻⁻³ बाई U2 क्या हो जाएगा m2 L2⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है kg है m1, और यहाँ पे m2 क्या है ग्राम है। तो अब क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 7 इंटू m1/m2 इंटू L1/L2⁻⁻3 है ना, तो इक्वल्स टू 7। m1 कितना है हमारा 1 kg है 1 kg, और m2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ kg। एंड L1 कितना है, L1 हमारा है मीटर 1 मीटर, और L2 क्या है सेंटीमीटर में है ये, तो L2 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर और मीटर में वही रिलेशन है। ओके, आई होप कि दिख रहा हो। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है देखना। 2⁻³ इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 7। ये डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3। kg कैंसिल हो गया, ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल, ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में पावर हो जाएगा, और -3 यहाँ पे उसके ऊपर। और तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 एंड -6 10⁻⁻3 ग्राम पर ये N2 का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। N2 का वैल्यू कितना आ गया 7 इंटू 10⁻⁻3। ये यूनिट लेस है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन मार्क ही हमारा N2 था ना, यहाँ से आप देखो, तो ये हमारा कितना हो गया 7 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻3, 7 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। बस यही ध्यान रखना है कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2। किसी भी यूनिट में आप उसको मेज़र करो, क्वांटिटी तो सेम रहेगा, ठीक है। मैं जैसे कि डेंसिटी का कहाँ क्वांटिटी था, किसी भी यूनिट में रखो वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है वो वैल्यू। तो अब एक यूज़ तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा यूनिट यूज़ है इस डिमेंशन का कि हम फॉर्मूला डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं उसे हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आगे चल के पढ़ोगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ AT² होता है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा लेंथ, ut क्या है, u हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होगा L(t-1) इंटू टाइम, टाइम का t प्लस हाफ इंटू AT²। और कांस्टेंट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशन लेस है। कांस्टेंट या रेशियो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम कर नहीं रहे हैं, बाद में कर देंगे। एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा L(t⁻⁻2) डायमेंशन, और T² का डायमेंशन क्या हो जाएगा T², ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन और एक टी प्लस वन है यहाँ पे, यहाँ टी माइनस टू है, टी प्लस टू है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल लेंथ टी माइनस वन और टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टू और टी माइनस प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ लेंथ, यहाँ से हाफ एल बचेगा बस, तो हाफ एल, तो यहाँ क्या हो गया, लेंथ प्लस लेंथ, तो ये भी एक लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हमारा डायमेंशन क्या है, लेंथ लेंथ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एलएचएस का जो डिमेंशन होगा वही आरएचएस का डायमेंशन होगा। और एक और चीज़ है कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम से है कि एलएचएस के टर्म्स जो है और आरएचएस के हर टर्म, जैसे कि ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इनका जो डायमेंशन होगा हर टर्म का, जैसे कि और भी मान लो प्लस कुछ टर्म है, प्लस एक और टर्म है, तो ये जो टर्म्स है उन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, सेम एज द एलएचएस। और तभी ये ऐड होता है, जैसे कि आपको ये याद भी होगा कि 5 मैंगोज प्लस 2 ऑरेंजेस, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, मैंगो और ऑरेंज को ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेम डायमेंशन का चीज़ है। 5 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज इज इक्वल टू 8 मैंगोज, ठीक है। तो अगर एडिशन हो रहा है तो दे बोथ मस्ट बी ऑफ द सेम डायमेंशन, दे बोथ मस्ट बी द सेम थिंग। एंड एक और यूज़ है कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो किसी भी क्वांटिटी का हम फॉर्मूला मतलब डिराइव कर सकते हैं, उसका कांस्टेंट डिराइव नहीं कर सकते हम, बिकॉज कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। तो जैसे कि मान लो कि एक स्ट्रिंग है, उसका फ्रीक्वेंसी हम उसके टेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रिंग कितना टेंशन में है, उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और उसके मास पर यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, दो जगह पे फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग है, ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसको अगर हम खींच के अगर छोड़ दें तो ये इस टाइप से वाइब्रेट करने लगेगा, है ना, ये वाइब्रेट करने लगता है, आप देखे होंगे, मे बी आप किए भी होंगे। तो मास तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है, तो कैसे होगा, तो सपोज कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और म्यू पे कर रहा है, म्यू। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सॉरी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, एंड लेंथ को क्या लिख सकते हैं, एल, और म्यू को क्या लिखा गया है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे LENGTH, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m, एक m और एक m, 2m हो गया, m2 पावर में, ठीक है, एक l और एक -1, सो 1 + 1 - 1 इट विल बी 1, ओके, 1l, और t-2 बस, t-2 ही बचता है यहाँ पे, क्योंकि और t का टर्म्स है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से देखो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, सो 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि t-1, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड इज t⁻⁻1, सो t⁻⁻1 is equals to m⁻², m⁻² l, ओह एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गया कि हमें पता नहीं कि ये फोर्स के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, सो वी कैन से फोर्स के a पावर पे
एल के बी पावर पे और म्यू के सी पावर पे। ओके, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सी, और यहाँ पे भी ए, यहाँ बी और फिर सो इट विल बी, यहाँ पे ये कैंसिल, मतलब इसको हटाना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, स्पेस का दिक्कत हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a l टू द पावर a, सिंप्लीफाइंग दिस टर्म। ओके, t टू द पावर -2a इंटू l टू द पावर b एंड m टू द पावर c l टू द पावर -c। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड मतलब 1/t इज इक्वल टू t टू द पावर -1। सो t टू द पावर -1 इज इट्स डिमेंशन, एंड द डायमेंशन शुड बी इक्वल टू m के पावर्स को हम ऐड करते हैं, m टू द पावर a और m टू द पावर c। सो इट इज m टू द पावर a प्लस c। L के पावर को ऐड करते हैं, L टू द पावर A प्लस L टू द पावर B माइनस L टू द पावर C। ठीक है, एंड टाइम में क्या है, -2a, और कोई टर्म्स नहीं है टाइम का, -2a। तो हम क्या जानते हैं कि LHS का जो डायमेंशन है वही RHS का डायमेंशन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे m का पावर क्या है, m का पावर 0 है, और यहाँ पे m का पावर क्या है, a प्लस सी। सो a प्लस सी इज 0। और एक और क्या कर सकते हैं, लेंथ का पावर यहाँ पे क्या है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ का पावर क्या है, लेंथ का पावर 1 है, लेंथ पावर 0 है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। लेंथ का पावर 0 है, और यहाँ पे टाइम का पावर क्या है, -2a, और यहाँ पे टाइम का पावर क्या है, -1। सो -2a इज इक्वल टू -1। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, 2a इज 1, सो a इज इक्वल टू 1/2, हाफ। अब यहाँ पे a प्लस c है, इज इक्वल टू 0, सो हाफ प्लस c इज 0, सो c इज इक्वल टू -हाफ। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, a प्लस, देखो a का वैल्यू हमको पता चल गया, c का वैल्यू भी पता चल गया, b का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। a की जगह हाफ प्लस b माइनस c की जगह -हाफ इज इक्वल टू 0, हाफ माइनस माइनस हाफ इज इक्वल टू, तो +1, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमें मिल गया a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, वहाँ हमें पता चल गया कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो यहाँ हम इसे पुट कर देते हैं, यहाँ हम इसे पुट करते हैं, मे बी यहाँ मैं कर देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर, ए का वैल्यू क्या है, हाफ। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर बी का वैल्यू क्या है, -1, बी का वैल्यू यहाँ पे है -1। सो पुटिंग यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -1, एंड म्यू का वैल्यू, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -हाफ। सो c का वैल्यू -हाफ, म्यू पे -हाफ। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ f। लेंथ को माइनस में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और ये म्यू माइनस में है पावर हाफ, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा म्यू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया।
So f comes to be, f is proportional to frequency is proportional to 1 by L and under root of f under root of mu. बट हमें ये बस प्रोपोर्शनैलिटी ही पता चल सकता है कि ये किस तरह से प्रोपोर्शनल है। इसके आगे का कांस्टेंट जो होगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा के। जैसे कि मान लो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अगर लिखना है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है और इक्वल टू लिखना है, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा के इंटू फोर्स बाय लेंथ इंटू म्यू। ठीक है, इस टाइप से वो लिखना होगा। तो के जो है वो हम पता नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कि कांस्टेंट क्या है। बस डायमेंशनल एनालिसिस से हम बस यही तक पता लगा सकते हैं, बस इतना ही। और अगर हमें के का वैल्यू पता करना होगा तो हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि कितना कांस्टेंट से ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। एक लिमिटेशन आपने देखा कि हम बस प्रोपोर्शनैलिटी तक ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे जो f इक्वल्स टू के करना अगर होगा तो ये के का वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया, लिमिटेशन ये है कि कैन नॉट डिटरमाइन द कांस्टेंट। वो के का वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते हैं, बस प्रोपोर्शनैलिटी तक ही कर सकते हैं। और कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें पता नहीं कि ये यहीं तक है। मे बी और भी लेंथ के टर्म्स हो सकते हैं, बस हम इतना ही बता सकते हैं कि हर टर्म जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर होगा। वेलोसिटी इनटू टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट। हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, इट इज डिस्प्लेसमेंट। बस हम ये बता सकते हैं कि हर टर्म जो होगा वो लेंथ का डायमेंशन का होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन का होगा। बट हम ये नहीं बता सकते कि इसके आगे और भी टर्म्स हैं या नहीं। तो ये दो लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। इस और एग्जैक्ट क्या इसका फॉर्मूला होगा उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई एम रेडी टू हेल्प एनी मोमेंट। ओके, फील फ्री टू आस्क मी डाउट्स।